रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूँ। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूँगा। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। झारखंड में 14 सालों की राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता के बीच पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 साल के इतिहास में पहली बार किसी गैर आदिवासी सीएम ने सत्ता की कमान संभाली है। जाहिर है ऐसे में रघुवर सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आइए एक नजर डालते हैं रघुवर सरकार की 10 बड़ी चुनौतियों पर, उसके बाद चर्चा करेंगे। रघुवर दास ने रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में झारखंड के 10वें सीएम की शपथ ली। 10वें मुख्यमंत्री की 10 बड़ी चुनौतियां क्या होंगी, इस पर एक नजर डालते हैं। नक्सल समस्या पर लगाम। विकास के इतर सूबे की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद पर नकेल कसना। पूर्ण बहुमत की सरकार से साबित हुआ है कि अब केवल जल, जंगल और जमीन की राजनीति नहीं होगी। हालांकि गैर आदिवासी सीएम पर आदिवासी समुदाय रिएक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार नक्सलियों से कैसे निपटती है। स्थानीयता को परिभाषित करना। सूबे के गठन के समय से ही बहस और विवाद का मुद्दा रही है स्थानीयता। इस विवाद की वजह से कई तरह की नियुक्तियां भी अधर में लटकी हैं। एक गैर आदिवासी सीएम के नाते रघुवर दास कैसे इसका सर्वमान्य हल निकालते हैं, सबको इंतजार रहेगा। कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार से आजिज जनता ने भ्रष्टाचारियों को चुनाव में सबक सिखा दिया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त विकास का वायदा किया। राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम और भ्रष्टाचार मुक्त विकास की रणनीति पर आम जनता की नजर टिकी रहेंगी। सरकार से उम्मीद होगी कि वो सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारे। विकास को नई रफ्तार देना। जनता को वोट के बदले विकास चाहिए। जनता को उम्मीद होगी कि नई सरकार विकास के पहिए को गति देगी और मजबूती के साथ निर्णय लेगी। राज्य में सिंचित भूमि का काफी अभाव है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 26% सिंचित भूमि है, तो गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल 9% सिंचित भूमि। ऐसे में औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि विकास के लिए पुरानी योजनाओं को अमली जामा पहनाना और नई संतुलित योजनाएं शुरू करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी के कारण सूबे से बड़ी तादाद में काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन से यहाँ की श्रम शक्ति घट रही है। साथ ही साथ प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है। इसे रोकना नई सरकार के लिए गंभीर चुनौती होगी। इसके अलावा सरकारी परीक्षाओं के विवाद को दूर कर बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाना सरकार की प्राथमिकता होगी। आदिवासी समुदाय का विकास। 14 साल तक राज्य में आदिवासी सीएम को तरजीह इसलिए दी जाती रही ताकि पिछड़ी जनजातियों का विकास हो सके। पहले गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास से आदिवासी समुदाय को अपेक्षा होगी कि 14 साल में जो इनके हित के काम नहीं हो पाए वो अब हो जाए। गरीबी के बोझ को कम करना। राज्य की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल या गेहूं, 25 पैसे प्रति किलो आयोडीन नमक और दूसरी खाद्य वस्तुएं देने का चुनावी वादा पूरा करना भी कम आसान नहीं है। गरीबी दूर करने के उपाय ढूंढना और बीपीएल परिवार को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। शिक्षा में सुधार। 2011 की जनगणना के मुताबिक राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% के मुकाबले सूबे की साक्षरता दर 66.40% है। महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से करीब 13% कम है। स्पष्ट है कि राज्य में साक्षरता दर बढ़ाना, खासकर महिला साक्षरता दर में इजाफा और रोजगार परक शिक्षा देने की चुनौती भी रघुवर सरकार के सामने होगी। महिला और बाल स्वास्थ्य। झारखंड में महिला और बाल स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं। कुपोषण और शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले तुलनात्मक रूप से अधिक है। एक आंकड़े के अनुसार गोड्डा जिले में पूरे देश में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर है। गठबंधन के साथ तालमेल। हालांकि रघुवर सरकार को पूर्ण बहुमत है,
और बीजेपी आजसू गठबंधन चुनाव पूर्व का है, फिर भी सबको साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम करना होगा। ऐसे में नक्सलवाद से निपटने और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कारगर योजना तैयार करना और उसे अंजाम देना बड़ी चुनौती होगी। राज्य में पूर्ण बहुमत की पहली सरकार के मुखिया के सिर जनता की उम्मीदों का सेहरा भी बंधा रहेगा। पिछले 14 साल में सूबे के जो ख्वाब अधूरे रह गए, उसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संतोष कुमार जेवीएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे संतोष जी आपका। और संतोष जी के पास आएंगे उससे पहले कुछ अहम बातें चर्चा करनी जरूरी हैं। रघुवर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, नए सीएम के सामने चुनौतियां क्या हैं और 10 बड़ी क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद डिटेल में थोड़ा पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नक्सल समस्या पर लगाम लगाना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए। निश्चित तौर पर नक्सलिज्म एक बड़ी समस्या, स्थानीयता को परिभाषित करना ये एक लगातार ऐसी लंबी बहस है जो फिलहाल कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है और हर पार्टी की सरकार वहां बन चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधारना एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में झारखंड को जाना जाता रहा है या जाना जाता रहा है, तो क्या आगे भी जाना जाता रहेगा। विकास को नई रफ्तार देना बड़ी चुनौती होगी। जो चीजें ऑलमोस्ट ठप पड़ी हैं, जिसकी कोशिश भी मुकम्मल तरीके से नहीं शुरू हो पाई। बेरोजगारी और पलायन, यू नेम झारखंड, और चीजें आपके जबान पर आती हैं। आदिवासी समुदाय का विकास भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक जो भी सरकारें बनी हैं वो इनके नाम पर बनी, लेकिन इनका कभी कल्याण मुकम्मल तरीके से नहीं हुआ। गरीबी के बोझ को कम करना होगा क्योंकि आंकड़े लगातार भयावह होते जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस वाला अगर आप लाइन ऑफ एक्शन हटा दीजिए तो शिक्षा में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अशिक्षितों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था है, महिला और बाल स्वास्थ्य की भी बात कर लीजिए आप। कुपोषण के शिकार यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, एनीमिया से पीड़ित महिलाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और अहम बात यह भी कि गठबंधन के साथ तालमेल भी जरूरी है। हालांकि ये लॉजिक बहुत ज़्यादा काम करेगा नहीं क्योंकि मोटे मोटे तौर पर सरकार को पूर्ण बहुमत है ही। ये चैलेंजेस हैं रघुवर दास के लिए झारखंड में, और ये उम्मीदें हैं एक तरीके से लोगों के लिए कि इन उम्मीदों पर वो खरा उतरे। और जेवीएम से हमारे साथ संतोष जी जुड़ रहे हैं रांची से, उनके पास चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी क्या एक्सपेक्टेशन है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से करना चाहेंगे आपका। और एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं कि अब क्योंकि सरकार जो है वो बन गई है, मान लीजिए मुख्यमंत्री के पास पावर है, आप सबसे पहले अपनी ओर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस सरकार से? मतलब पॉलिटिकल बात तो हम करेंगे ही, अभी आपके पास करने के लिए क्या है? एक पावरफुल सीएम मिला है राज्य को, तो अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे आप? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नवनिर्वाचित सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि जनता की विश्वास पे वो खरे उतरे। जिस तरह से उन्होंने जनता से जो अपना वोट मांगा है कि पूर्ण बहुमत और संपूर्ण विकास, तो मैं भी आशा करता हूँ कि इस ओर राज्य की नवनिर्वाचित सरकार निश्चित रूप से खरी उतरे। और अगर नहीं उतरेगी तो एक सच्चे सुरक्षा प्रहरी के रूप में झारखंड विकास मोर्चा हमेशा तत्पर रहती है और निश्चित रूप से फिर हम उसका विरोध भी करेंगे। आप लोगों ने मतलब अभी चूंकि नई नई सरकार बनी है, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, सिर्फ इनको धन्यवाद देकर के, इनको शुभकामना देकर के मैं भी ठीक है। मतलब अभी तो क्योंकि सही बात है, काम अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया है, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे इसका आकलन बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर अगर हमारा आप चर्चा कर पाए तो क्या आपको लगता है कुछ नई चीजों के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी, नई पॉलिसीज के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी, सिंस नरेंद्र मोदी वहां पर केंद्र में मौजूद हैं? तो देखिए, मैं मोटे तौर पर आपको कहना चाहूँ कि शराब की बोतल वही है, सिर्फ उसका ढक्कन बदल गया। अच्छा, पूर्व में भी यही सरकार और यही उप मुख्यमंत्री रहते थे और यही आजसू पार्टी इनके सहयोग में रहते थे। क्या होगा नहीं होगा ये आप भी समझ सकते हो और हम भी समझ सकते हैं, राज्य की जनता भी समझ चुकी है अभी से ही। आज मैं अभी एक जस्ट पान दुकान पे चौक चौराहे पे खड़ा था, तो आज भी यही चर्चा हो रही थी जी कि अर्जुन यही आपको रघुवर दास जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी मंत्री हुआ करते थे, आज दोबारा से फिर वही लोग। निश्चित रूप से जो गठबंधन की सरकार ये बोल रही कि पूर्ण बहुमत, तो पूर्ण बहुमत कहाँ? आप 2000 थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाना चाहूं तो 2005 में इसी भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी जी, और 7 मिले थे आपको जनता दल यूनाइटेड को, तो कुल मिलाकर के 37 थी।
अब ये बीजेपी 37 सीट पर आई है और 5 आपके आजसू के हैं, तो 37 सीट मात्र 5 सीटों की बढ़त इन्होंने हासिल की है, फिर कैसे पूर्ण बहुमत कहते हैं? आज भी वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और कहते हैं पूर्ण बहुमत। आपको इसमें भी इनकी बातों पे हंसी आती है। आपको इसमें भी अस्थिरता दिख रही है संतोष जी? आपको लगता है कि अस्थिर सरकार है ये भी आपके हिसाब से? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं कि जब आज यहाँ पर शपथ किया गया तो शपथ समारोह में मात्र 4 मंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाई है मुख्यमंत्री के साथ। तो आखिर क्यों एक बार उस जो 12 मंत्रियों का शपथ दिलाना था उस पर दिला देते हैं। नहीं तो मान लीजिए ये क्या एक आधार, तो क्या ये क्या आधार है संतोष जी? ये मुझे संतोष जी ठीक है, आप सही, मतलब अपने हिसाब से आप सही हो सकते हैं, पर क्या ये आधार है आप जो कह रहे हैं? ये तो बचकानी ही बात लगेगी कि क्यों नहीं सारे मंत्रियों को एक ही साथ शपथ दिला दिया गया, बाद में ही शपथ दिलाएंगे उससे राज्य का क्या नुकसान हो जाएगा आप बताइए? वो तो चुनने की बात है, वो तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाए ना बनाए। इससे राज्य के विकास का तुरंत क्या लेना देना हो सकता है? नहीं, कल मैं आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा था कि दिल्ली से एयरपोर्ट पे रघुवर दास जी उतरते हैं और आप ही के माध्यम से कहा जा रहा था, चैनल के माध्यम से कहा जा रहा था कि 12 मंत्रियों की पर्ची उनके जेब में है, कल उसकी घोषणा कर दी जाएगी, कल सबको शपथ दिला दिया जाएगा। तो आखिर क्यों? तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? बात है ना, आप कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं? अभी भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रही है। क्या चल रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार के अंदर बहुत नाराजगी है? सब समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है सरकार के अंदर नाराजगी है? अभी भी नाराजगी है। जेवीएम को लगता है, मैं थोड़ा और क्लियर होना चाहता हूं, स्पेसिफिक होना चाहता हूं आपके साथ। जेवीएम को क्या लगता है? आपको लगता है कि झारखंड में जो सरकार बनी है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, सरकार के अंदर नाराजगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ अगर आप नाम ले पाए जो नाराज होंगे? देखिए, नाम की बात यहाँ पर नहीं है। आप गठबंधन की सरकारें यहाँ पर चला रहे हो तो निश्चित रूप से सुदेश महतो को सारे लोग जानते हैं, राज्य की जनता उनको जानती है। नहीं, फिर से बता दीजिए, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, अगर आप फिर से बता पाए तो। जब नाम की बात कर रहे हो आप। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार यहाँ पे लोग चलाए हैं। हाँ, और कैसे विधायकों को लेकर के भागते थे यहाँ से लेकर के जयपुर, राजस्थान, और ये वो सारी जनता देख चुकी है। ठीक है, आज फिर से सरकार ये चला रही। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले दिन है, मैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 1 आप कह रहे हैं, चलिए पॉइंट चाहते हैं, आप विकास करो। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो पहला आरोप जेवीएम की तरफ से अभी सरकार पर यह लग रहा है कि सरकार के अंदर नाराजगी है। आपके हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो अंदर नाराज हैं और ये स्टेबल नहीं रख पाएंगे सरकार को, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आरोप जेवीएम की तरफ से लग रहा है। अहम बात है जो संतोष जी यहां पर कह रहे हैं। अब थोड़ा आपके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद बीजेपी पर आएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सर। लगातार आप बीजेपी के खिलाफ ही बोलिएगा तो कोई प्रवक्ता है नहीं, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा सर, मजबूरी है। अभी आप बताइए कि आप जिस बीजेपी के बारे में कह रहे हैं और जिस गठबंधन के बारे में कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति तो आप समझते ही हैं, ये तो आप ही समझते हैं सर गठबंधन की राजनीति। अभी आपका भी हृदय परिवर्तन हो रहा था, पहले बीजेपी के साथ जाएं कि ना जाएं, आपकी भी मीटिंग हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी भी मीटिंग में मौजूद थे, चर्चा हो रही थी कि हम समर्थन दें कि ना दें। तो ये कैसे मान लें कि अगर आप ही आ गए होते तो बहुत विकास हो जाएगा और रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा? कैसे आप अलग हैं बताइए? कब की मीटिंग की बात कर रहे हैं आप? आपके अंदर में चर्चा चली थी, सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही थी कि सवाल कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लेते आउटराइटली अगर आप ये कहते हैं कि आपकी कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, मैं इस बात को भी खारिज करता हूं। आप लोग इस पक्ष में थे कि दरवाजे खुले हैं गठबंधन के लिए, ये तो कभी थे? ये कभी थे कि नहीं थे? ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के बता दीजिए। मैं इस बात से ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह जी से बाबूलाल जी की मुलाकात हुई है निश्चित रूप से। उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को विलय कर लीजिए आप, आपके भी विधायकों को हम मंत्री बना देंगे। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा के उद्देश्य कुछ और हैं, हमारे राज्य में जनता के बीच में काम करने का मापदंड कुछ और है और हमारी योजना कुछ और है। कैसे? आप भी तो विकास ही चाह रहे हैं सर, कहां अंतर रह जा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं कर सकते, आप भी तो विकास ही चाह रहे हैं, उसमें तो स्वार्थ दिख गया सर। अगर आप झारखंड के लिए एकदम पूरे दिल से होते कि झारखंड का विकास ही कर देना है तो कर दीजिए विलय सर। एट द एंड तो आप झारखंड का विकास ही चाह रहे हैं, 5 साल देख लीजिए विलय करके। क्यों विलय कर? नहीं, झारखंड विकास, देखिए झारखंड विकास मोर्चा का गठन आप देख सकते हैं कि जब से ये सब पार्टी का गठन हुआ है तब से सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर के लड़ती रही है।
आज एक सजग प्रहरी के रूप में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे निश्चित रूप से। मैंने साथ रह के सरकार को मैं शुभकामनाएं ये कैसा विकास है जो साथ रह के नहीं हो सरकार सकता बनी है? आप भी है, विकास आप ही पूर्ण चाह रहे बहुमत हैं। की बात की है, पूर्ण बहुमत जनता ने आपको दिया। नहीं ठीक है, मतलब आप नहीं, निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल है यहाँ पे जो झारखंड में काम कर रही है या देश में कोई भी राजनीतिक दल है, निश्चित रूप जनता के बीच में जो बुनियादी समस्या है उन तक जाने का प्रयास करती है। हम भी इनसे आग्रह ही कर रहे हैं। ये आपको साथ रह शुभकामना देते हुए सरकार ये को साथ रह शुभकामना ये देते ठीक है, मतलब ये जो क्या विकास करें, माथाफोड़ पत्रकारिता टाइप से नहीं, मतलब इन जनरल ही सवाल मैं आपसे कर रहा था, इन जनरल चर्चा कर रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग साथ मिलकर ही विकास कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा विकास की आवश्यकता राज्य को है और दो अगर गुणी पार्टियां एक साथ होती तो शायद ज्यादा विकास हो पाता। और जो कैबिनेट पहले कैबिनेट की बैठक हो रही थी, रघुवर दास कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने संबोधित किया है मीडिया को, क्या कहा है वो भी दिखाना चाहेंगे आप। चीफ सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सचिव थे, इस जनादेश में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी मीडिया की, क्योंकि आप लोग ने भी टीवी चैनल के माध्यम से 100% मतदान के लिए आपने भी लोगों को प्रेरित किया था। इसके लिए आप सभी मीडिया के साथियों को हमारी सरकार भी इधर से आभार प्रकट करती है। आज की कैबिनेट बैठक में हम लोग ने राज्य में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है इस पर विचार किया और यह निर्देश दिया गया कि विधि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में जवाबदेह प्रशासन तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए जनता को समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान की जाएगी और प्रशासन द्वारा अपने कार्यों को बिना किसी कोताही की पूरी की जाएगी। जैसे आम जनता जाति प्रमाण पत्र लेकर या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर जमीन का म्यूटेशन के लिए दौड़ता रहता और इसके लिए 2011-12 में नियमावली भी बना था, लेकिन उस नियमावली का पालन नहीं हुआ था। हमारी सरकार उस नियमावली का सख्ती से पालन कराएगा और आज कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि डीसी उसकी समीक्षा जाके करे, ब्लॉक में जाकर बीच बीच में ब्लॉक में घूमे डीसी, कितने जाति प्रमाण पत्र के आपके पास पिटीशन है, कब क्या हुआ, इसी तरह जो संबंधित आय प्रमाण पत्र हो चाहे म्यूटेशन का लेकर हो। तीसरा हम लोग ने किया कि हर विभाग में जन शिकायत निवारण कोषांग बनेगा और जो भी व्यक्ति संबंधित विभाग से आवेदन देंगे उस आवेदन पर सरकार उस विभाग क्या कार्रवाई कर रही है इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसके लिए हर विभाग में हम कोषांग बनाकर अगर कर्मियों की कमी होगी तो कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वहां नियुक्त करके जनता की शिकायत को सुनते हुए कार्रवाई का आप जनता को जरूर जानकारी दें। तो रघुवर दास अपनी तरफ से संकेत बहुत स्पष्ट देते हुए वहां पर संकेत ये कि अब
कम से कम जनता की बात सुनी जाएगी। जवाबदेह प्रशासन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, वहां पर प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की समस्याओं को निपटे। और सबसे पहली बात वो लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना खराब है। रघुवर दास अपनी तरफ से प्राथमिकता की सूची में से डाल रहे हैं, पर क्या इसे अमली जामा पहना पाएंगे और झारखंड में राजनीति का भविष्य क्या होगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूँ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेवीएम के नेता हैं, रांची से लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रघुवर दास जब कह रहे हैं अपनी तरफ से पहली बातचीत जब कह रहे हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारेंगे और जैसे प्रमाण पत्र वगैरह लोगों को समय पर मिले। ये तो सारा सुशासन एक तो कैसे प्रमाण पत्रों के इर्द गिर्द ही हिंदुस्तान में घूमता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। इस पर भी कोई कमेटी बननी चाहिए, या फिर लगता है हम इतने भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं कि एक प्रमाण पत्र ही सही समय पर मिल जाए, वही सुशासन का मॉडल हो सकता है। लेकिन कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्ट, मैं थोड़ा राजनीति आपसे समझना चाहता हूं संतोष जी, प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑपोजिशन के लिए कोई भूमिका झारखंड की फ्यूचर में, झारखंड के पॉलिटिक्स में अभी आपको फिलहाल दिख रहा है? डू यू हैव एनी रोल टू प्ले? क्या आपको कोई भूमिका अपनी दिख रही है, या फिर नरेंद्र मोदी या बीजेपी के आने के बाद नो मैंस लैंड हो चुका है ऑपोजिशन? देखिए, बार बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं, जब आप बोल रहे हैं पॉलिटिकली, जी ये मोदी लहर की बात हो रही थी। मोदी जी यहाँ विधानसभा चुनाव में कई एक क्षेत्रों पे गए और हम एक तरह कहें कि जिलों में, प्रखंडों में जाकर के हमने चुनाव प्रचार किया, जिसमें एक को आप ले लें तो आप डाल्टनगंज में उनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चले गए। अब छोड़ दीजिए, झारखंड विकास मोर्चा का प्रत्याशी नहीं, देखिए अब तीसरे स्थान पे कौन गया? विजय हासिल। हकीकत यह है कि उनकी पार्टी सरकार में आ गई, हकीकत यह है कि आपके अध्यक्ष चुनाव हार गए, ये हकीकत है। अब कौन, निश्चित रूप से ये लहर की इसकी बात होती है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, आप उनका नाम को यूज किया तो मैं आपको बताना चाहूँ कि लहर की कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, मान लीजिए लहर नहीं, कुछ और ही नाम दे दीजिए। लहर कुछ नहीं है, ठीक है, मान लिया आपकी कोई लहर नहीं थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब राजनीति को आप किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, जिस तरीके से अग्रेसिव होकर वो लोगों के बीच पहुंचे हैं, अपोजिशन के लिए बहुत भूमिका नहीं दिख रही है वहां पर? क्या करेंगे आप लोग अब आगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि यही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये आजसू के नेता लोग यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, फिर से वही चीज आकर के समेट करके इन्होंने सरकार बनाई है। पर ये फेल्ड लॉजिक्स है, ये काम नहीं पता है कि इनके कार्यकाल में भी कितने भ्रष्टाचार हुए। ये फेल्ड लॉजिक्स है, ये बिल्कुल नहीं किए। ये फेल्ड लॉजिक्स। आज अगर करते, आप मेरे को बताइए ना कि राज्य बने 14 वर्ष हो गए। संतोष जी, आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा शासन अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी किया। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। पुरानी चीजों को दोहरा रहे हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आज वो पलायन की बात कर रहे हैं, आज वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। संतोष जी एग्जैक्टली यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज पलायन की बात कर रहे हैं। संतोष जी, इन्हीं ग्राउंड्स पर तो आप चुनाव लड़ने गए। कहा गया संतोष जी, उस वक्त क्या कर रहे थे आप? संतोष जी एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है आपसे। इन्हीं ग्राउंड्स पर तो आप चुनाव लड़ने गए कि सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन रहा, यही अर्जुन मुंडा साहब रहे, यही आसपास में रघुवर दास है, जो भी लोग अभी शामिल होंगे, यही सीपी सिंह साहब रहे होंगे, राइट? ये सारे तर्क तो आपने चुनाव के दौरान भी जनता को दिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे आपका भविष्य कहां दिख रहा है? डिस्पाइट ऑल दी एलिगेशंस, आपके सारे आरोपों के बावजूद आप खारिज हो चुके हैं। नहीं, खारिज इसको नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया गया, और एक तरह से कह सकें कि झारखंड विकास मोर्चा का विलय करा लिए थे, और हमारे कई एक विधायकों को तोड़ करके ले जा करके अपने टिकट पर उनको चुनाव लड़ाए। आखिर इतनी लहर थी तो हमारे विधायकों को तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? इनको किसी को खड़ा कर देते, जीत जाते वो। ये क्या गलत? मेरे जीते हुए विधायकों को अपने पार्टी से नहीं, गलत किया, खरीद फरोख्त किया इन्होंने। नहीं, खरीद फरोख्त कैसे साबित करेंगे? किया हमारे विधायकों को। देखिए अभी भी आप देखिए, अब तो कम से कम आपके पास मंथन का समय है कि आप जनता के बीच कुछ ऐसा कहें जिसका एक पॉजिटिव संकेत जाए, सिर्फ राजनीति ना हो, अदरवाइज फिर आप ही के पॉलिटिकल करियर के लिए वो हानिकारक हो जाएगा। नहीं, आप कैसे साबित करेंगे कि आप साबित करें कि बीजेपी ने खरीदा आपको? नहीं, मैंने कहा
कि जिस तरह से इन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि झारखंड विकास मोर्चा खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा अपने अल्पकाल में ही जनता के दिल में अपनी जगह बना ली है। और निश्चित रूप से कहें कि आज एक बिल्कुल नए नए लोगों को झारखंड विकास मोर्चा के पक्ष में जनता ने उनको विधानसभा भेजा है। और निश्चित रूप से पूर्व की तरह ही आप विधानसभा में देखते होंगे कि भले ही अर्जुन मुंडा जी विपक्ष के नेता कहलाते थे, लेकिन विपक्ष में अगर कोई भूमिका अदा करता था वो झारखंड विकास मोर्चा हुआ करता था। और आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि अगर सदन में इस तरह की कोई सड़क पर अगर किसी तरह कोई बात होगी तो झारखंड विकास मोर्चा पहला राजनीतिक दल होगा जो सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सब तो निश्चित रूप से अगर कोई अच्छे काम करे तो हम उसका सराहना करेंगे। संतोष जी, ये तो ठीक है, ये सब तो मतलब सुनने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आप जो भाषण दे रहे हैं, इस काइंड ऑफ स्पीच, वो तो मैं समझ गया, वो सही कह रहे हैं आप। जेवीएम के नेता सड़क पर उतरेंगे, दैट्स राइट, ये तो आपकी जिम्मेदारी भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कैसे अपनी भूमिका देख रहे हैं, या विपक्ष की भूमिका आप देख रहे हैं, या पूरे भारत में जो पॉलिटिकल ट्रेंड की शुरुआत हुई है इंदिरा गांधी के जमाने में जहां विपक्ष की भूमिका न के बराबर थी, क्या आप जेन्युइनली ऐसी भूमिका अपनी देख रहे हैं जहां पर आपके जो पार्टी के सुप्रीमो है वो हार जाते हैं, या दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सुप्रीमोज हार जाते हैं? कुछ तो मैसेज होगा जनता का इसमें। देखिए, राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है। हार जाने से कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है, ऐसे नहीं है। मैं पिछली बार भी 11 सीटों पे था तो मैंने आपको बताया कि अहम विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाया तो आपके चैनल में भी इस चीज को दिखाया जाता था, वो झारखंड विकास मोर्चा था। आज भी हम जनता के बीच में उनके सुरक्षा प्रहरी के रूप में हम यहाँ पर हाजिर हैं। आज भी हम अपनी भूमिका अदा उसमें करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन क्या विपक्ष मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नवोदित सरकार है, नवनिर्वाचित सरकार है, आज सरकार बनी है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से झारखंड विकास मोर्चा इसका प्रतिकार करेगी। फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं झारखंड में, जिसमें विपक्ष की भूमिका क्या होगी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या एक ट्रेंड इंदिरा गांधी के जमाने वाला आ चुका है जहां पर विपक्ष की भूमिका न के बराबर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष को भी ऐसा लगता है झारखंड में कि अब उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा बदलने की जरूरत है? जैसे कांग्रेस के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि वो लगातार हारते जा रहे हैं तो उनको रिवाइव करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने कहा कि ठीक है, केंद्र के चुनाव को लेकर के या सेंट्रल का चुनाव अलग होता है, विधानसभा के चुनाव की आप तुलना नहीं कर सकते। अब आपको लगता है, ईमानदारी से कहिएगा संतोष जी, एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत? देखिए, ऐसी बात नहीं है। रिवाइव तो राजनीतिक दल में होते रहती है, कभी जिलाध्यक्ष बदल जाते हैं, कभी उसके पदाधिकारी बदल जाते हैं, ये तो लिमिटेड बयान है सर। लेकिन चीजें वही है। नहीं, चीजें वही है। लिमिटेड बयान दे रहे हैं। हमारे एक नेता है, हमारे मांडी जी नेता है, ये अभी रघुवर दास टाइप से बोल रहे हैं सर। सुशासन का मतलब 2-4 सर्टिफिकेट सही तरीके से लोगों को मिल जाए, उसी टाइप वाला अभी बयान दे रहे हैं सर। रिवाइव का मतलब जिलाध्यक्ष बदल दीजिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी राजनीति दल झारखंड प्रदेश में चलती है, झारखंड प्रदेश की हम बात करते हैं, झारखंड प्रदेश में ही हमको रहना है, यही की राजनीति हमको करनी है, यही की जनता की बात को हमको रखनी है। तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता की बात को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, जिस तरह से पहले चलते आ रहे थे अब फिर चलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम अभी जो कहीं नहीं पहुंच सके इस पे विचार करने की जरूर बात है। हम इस पे विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, जनता ने हमारी बात को क्यों नहीं सुनी, इस बात को हम विचार करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया गया, आज जिस तरह से मीडिया का प्रयोग किया गया, मीडिया का प्रयोग एक तरह से वोट को खरीद कैसे आप देखिए, यही मुझे लगता है। तो छोटी सी पार्टी थी, हम तो झंडा बैनर के लिए तरस रहे थे। अच्छा, मतलब आप लोगों के पास कुछ नहीं था लोगों को कहने के लिए, लोग जो है वो मीडिया के बदौलत वोट दे देते हैं, मीडिया की वजह से वोट दे देते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे अब तो कुछ ईमानदारी से बोलिए सर, आप लोग अभी मीडिया आप मतलब हो सर, मीडिया के भरोसे, मतलब मीडिया के बदौलत ही हरियाणा में, महाराष्ट्र में, देश में हर जगह मीडिया ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दी या बीजेपी की सरकार बनवा दी। नहीं, मीडिया के साथ साथ बहुत चीजें हैं। जिस तरह से वोट को खरीदना, जिस तरह से आप रांची अगर आते हो तो उस वक्त चुनाव की स्थिति को आप देखते हैं, पूरे राज्य की स्थिति को देखते हैं। तो छोटा सा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं कि जो फ्लैक्स बोर्ड लगती है, जो लोगों को भी दिखता होगा। मेरी बात सुन लीजिए, ये तो लोगों को भी दिखता होगा। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं कि धन बल का कहां प्रयोग किया, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। ये स्टीरियोटाइप आप आरोप लगा रहे हैं। राज्य में 1100 होर्डिंग इन्होंने खरीद करके रखा हुआ था। हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे पार्टी ने अगर 2-4 भी लगाने की कोशिश की तो वो भी हमें वोट नहीं मिला। आप अंदाजा लगाओ,
ये धन बल का प्रयोग नहीं तो क्या है? ये तो लोगों को भी दिखता होगा ना सर, लोगों को भी दिखता होगा कि धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, तो फिर वही लोग दिख अपने रहा पैर था पर ना, कुल्हाड़ी क्यों मारे? नहीं वही दिख रहा था, नहीं वही दिख रहा था, वही दिख रहा था, इसलिए लोगों के बीच में चला गया कि नहीं यही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल जाऊं। मुझे लगता है कि मेरे पास एक नेता थे, मेरे पास एक नेता थे। अच्छा, ये कमजोरी मान रहे हैं आप अपनी पार्टी की? अरे बीजेपी के पास तो पूरे देश में लड़ने के लिए एक नेता थे। कमजोरी नहीं मान रहे, अगर कमजोर होते, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? कमजोर होते तो जिस तरह से इन्होंने एक नेता थे इसका मतलब का प्रयास किया था, आपके पास एक नेता थे इसका लेकर मतलब के क्षेत्र में गए, आपके पास एक नेता थे इसका मतलब क्षेत्र में लेके गए, 8 विधायक लेकर के आए। हाँ, नहीं एक नेता हमारे स्टार प्रचारक बाबूलाल मरांडी जी हैं, ये सब जानते हैं। तो इस ये कमजोरी है आपकी या मजबूती है? 200 सभा की है। ये कमजोरी है आपकी या ये मजबूती पूरा है? कैबिनेट लेकर के यहाँ पर बैठ गए। नहीं, क्या ये नरेंद्र मोदी जी से लेकर के उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बैठ गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, वहां पर भारी पड़ गए। आपके पास नेताओं की कमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए जेवीएम कमजोर है? जेबीएम कमजोर नहीं है, मेरे एक ही नेता इन सब पे भारी हैं। नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि आपने कहा कि आपके पास एक ही नेता है। देखिए, अपने बयान से बदल रहे हैं, सीट लेकर के यहाँ पर आए। सर, आप अपने एक ही नेता है का क्या मतलब होता है? नहीं, हमारे पास एक ही नेता थे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं, मेरे पास एक ही नेता है, लेकिन इन पे सब पे भारी पड़ते हैं वो। तो एक ही नेता की चर्चा क्यों करना चाह रहे हैं? विकास मोर्चा कोई टारगेट क्यों किया जाता है? आप अंदाजा लगाइए ना। आप एक ही नेता से क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपके पास एक ही नेता थे इसलिए आप ज्यादा नहीं, क्यों टारगेट, आप ज्यादा सभा, आपने कहा ना कि नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, बहुत सारे नेता है। क्या जेवीएम के अंदर ये बात खटक रही है कि उनके पास अकेले पड़ गए मरांडी साहब लास्ट में आकर? मेरी बात एक सुन लीजिए तो प्लीज। मेरे पास एक ही नेता है, लेकिन इसी नेता को दबाने के लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश पड़ गया। आखिर क्यों? तो ये तो आपके पक्ष में जानी चाहिए थी बात। किसी को तो इन्होंने टच नहीं किया। ये तो आपके पक्ष में जानी चाहिए मोर्चा के क्यों टच किया गया? ये तो पक्ष में जानी चाहिए। पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम है तो झारखंड विकास मोर्चा है, बाबूलाल मरांडी है। इसी कारण से हमको तोड़ने का प्रयास किया गया और हमें तोड़ा गया। ठीक है, मैं आपके पास जाहिर है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं संतोष जी, मैं आपके पास आता हूं। एक पूरी बात लोगों को सुनाना बाकी रह गया था कि दरअसल रघुवर दास के हिसाब से उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका एक्शन प्लान क्या है। मनीष मेहता से उनकी बातचीत हुई थी, बातचीत अधूरी रह गई थी जो हमने आपको दिखाई थी, वो पूरी बातचीत हम आपको सुना देना चाहते हैं। नए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और संतोष जी के साथ तो माथापच्ची जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास। हम सीधे उन्हीं पर चलते हैं। रघुवर जी, एक मजदूर से झारखंड के मुख्यमंत्री तक का ये सफर किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसे लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूं, और इसीलिए पूरे दुनिया में भारत की लोकतंत्र पर लोगों को काफी आस्था है। और यही कारण है कि एक चाय बेचने से अपनी कैरियर शुरू करने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक मजदूर मजदूरी करते करते इस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। और इस लोकतंत्र के साथ साथ इस देश में जो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी एक विशेषता है, जहां लोकतांत्रिक पार्टी ढंग से चलाकर इस देश में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस ओहदे तक पहुंचाने में मदद करती। बाकी की पार्टियां तो वंशवाद पे है, जातिवाद पर है, संप्रदायवाद पर है, क्षेत्रवाद पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, का उम्मीदवार हो सकता है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है। जी, इन तमाम हमने देखा कि पिछले 14 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन्हें पूरी ताकत नहीं दी जनता ने, स्पष्ट बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो हम कह सकते हैं पूर्ण बहुमत है। ऐसे में जिम्मेदारियां भी आपकी बहुत ज्यादा है और उम्मीदें भी लोगों को आपसे बहुत ज्यादा है। मैं जिम्मेदारी से भागने वाला रघुवर का दास ही नहीं है। रघुवर का दास बनकर इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेते हुए, और जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत यानी विकास के लिए वोट दिया, तो हमारी प्राथमिकता है विकास, सुशासन, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन।
ये काम आने वाली सरकार हमारी करेगी। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि चाहे वो आपके परिजनों से हमने बात की, इसके आम लोगों से बात किया, लोगों का कहना है कि महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज हैं, चाहे उनके सुरक्षा का मामला हो या उनके डेवलपमेंट का मामला हो या फिर नक्सलवाद की अगर हम बात करें, ये जो ऐसे इश्यूज हैं जिस पर भी लोगों की आपके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। देखिए, कोई भी किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जान माल की रक्षा करना, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इस राज्य में अब कानून का शासन चलेगा, रूल ऑफ लॉ, और कानून के शासन में कोई भी बाधा आएगा, बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे अधिकारी, वो दंडित होगा। इस बीच रघुवर जी, आपने जिस तरह से कहा है कि कानून का राज चलेगा चाहे कोई भी अधिकारी हो, एक सवाल इसमें और मेरा ये है, झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत हद तक हावी होती है। ऐसे में ये जो मैंने पॉइंट आउट किया, जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात जो कही है, इसको लेकर के आपके पास क्या एक्शन प्लान है? ऐसे लोग जो कहते हैं वही लोग कहते हैं जो सरकार में बैठे रहते हैं और वो सरकार विफल रहती है। अधिकारियों को क्यों दोष देते हो? जब सरकार विफल हो जाती है तब अधिकारियों पर इस तरह के नेता दोष लगाते हैं। हमारे पीएम कहते हैं कर्मचारी चाहे अधिकारी, वो कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी है। मैं भी इसको मानता हूँ, जो भी मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी है। और मैं उनसे, सभी अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि कर्मयोगी बनकर कर्म करते हुए जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, जहां हमारी धनी राज कहलाता लेकिन लोग गरीब है, तो उस गरीब के कल्याण के लिए कर्म करके इस राज्य को चौमुखी विकास की ओर ले जाना। सर, लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का नहीं आने का मलाल रहा क्या? कोई मलाल नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि मौसम के क्या हाल, और फोन से हमें प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस राज्य के जन्मदाता आडवाणी जी, माननीय राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी ने फोन से बधाई दी, और पीएम साहब ने कहा आपका शपथ मैं टीवी में देखूंगा, आपका टीवी में देखूंगा। एक रघुवर दास जिनका साफ कहना है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। रघुवर दास कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी हैं सरकारी, वो सब कर्मयोगी बने, कर्मचारी ना बने। लेकिन झारखंड में सवाल ये भी कि जो विपक्ष है वो कैसे कर्मयोगी बन पाएगा, और विपक्ष के लिए क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि कर्म क्षेत्र ही बाकी नहीं रह गया है? वैसे लोकतंत्र में कभी भी कर्म क्षेत्र का खात्मा नहीं होता है। निकट में क्या संभावना है, समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूंगा। तो जनता ने अपनी तरफ से मुहर लगा दी, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण में कर लिया, मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। आगे क्या झारखंड का विकास इसी सरकार से संभव है? सरकार के पास रोड मैप है तो क्या है? कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन विपक्ष की भी क्या भूमिका होगी और राजनीति का भविष्य क्या होगा झारखंड में, इसको समझने की कोशिश करें। एक ही मेहमान फिलहाल हमारे साथ जेवीएम की तरफ से हैं और उनकी बात बताने के लिए काफी है कि आगे स्थिति क्या रह सकती है। संतोष जी, एक सवाल यह भी है कि आप भी तो एक ऑल्टरनेट पॉलिसी के साथ नहीं आए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये जेन्युइन बात है। और ऑनेस्टली मुझे बोलना चाहिए कि अगर आप झारखंड में किसी से बात करें, आप मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं रांची जाता हूं कि नहीं, मैं रांची में पिछले 1.5 साल से था, लोग बाबूलाल मरांडी को एक ईमानदार नेता के रूप में देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही बात है, लोग उनकी छवि को भी अच्छा मानते हैं। क्यों चुनाव जीते हारिए तो आप मुझसे बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन यह भी एक बात है कि आपकी बातों में कभी भी कैंपेन के दौरान कभी ऑल्टरनेट नहीं लगा बीजेपी का। बीजेपी राज्य के सामने एक नया विकल्प देने के मूड में थी, आप खाली बीजेपी को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं या झारखंड के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। संतोष जी, देखिए, बिल्कुल आपका ये कहना गलत है। नहीं, मैं कह रहा था कि ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। जी जी, आप सही कीजिए कि सर। झारखंड विकास मोर्चा राज्य की जनता के लिए उनके नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी एक उद्देश्य लेकर के आई थी और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हम भटक गए थे, आपका कहना शायद यही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बीजेपी को कभी गाली नहीं देता था, मैं राज्य की सरकार को गाली देता था।
ये दोनों में अंतर समझाएं मैंने अगर आप। पहले ही आपको कहा कि 14 वर्ष में सबसे ज्यादा शासन में अगर कोई रहा तो भारतीय जनता पार्टी रही, तो हम उसके शासन काल को याद दिलाते थे जनता को, ना कि भारतीय जनता पार्टी को देते थे। ये तो साफ तौर पे झारखंड विकास मोर्चा को गाली देते थे। आप देख सकते हो पुराना उनका कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास होगा तो। बीजेपी के शासनकाल पर सवाल उठाने में और बीजेपी पर सवाल उठाने में दिखता नहीं था। क्या अंतर इतना? सर झारखंड की जनता इतना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना पढ़े लिखे टाइप के हम लोग टाइप के ही लोग होते, 10वां पास टाइप के। कैसे समझेंगे कि बीजेपी पर सवाल उठाना अलग बात है और उनके शासनकाल पर सवाल उठाना अलग बात है? इतना माइन्यूट डिफरेंस, तो इसके लिए पीएचडी करना पड़ेगा वोटर को आपको वोट देने के लिए सर, डॉक्टरी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो देखिए ऐसी बात नहीं, मैंने कहा ना कि पूरे तरह से धन बल का प्रयोग यहाँ पर किया गया, और हम जैसे छोटे दल उस चीज़ों को समझ नहीं सके। ये भी हमारी एक भूल होगी यहाँ पे। मैंने बोला कि इस पर चिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों, जो अपनी बातों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। तो आप जैसे भोलेनाथ लोगों के लिए कोई जगह है सर राजनीति में? आसान तरीका था प्रचार प्रसार। आप लोग एकदम जैसे मतलब एकदम निरीह, और सर आप जैसे अभी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एकदम भोलेनाथ टाइप्स की, भाई हम लोग जैसे छोटे दल, आपने ये कैसे मतलब आप मजबूत बनिए सर, आप मजबूत बनिए। Why are you letting down yourself? आप अपने आप को कमजोर क्यों साबित करना चाह रहे हैं? कब कमजोर साबित कर? आपने खुद ही अभी कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को एक सीधा साधा इंसान में गिनती की जाती है। मैंने ईमानदार कहा सर, ईमानदारी और सीधा साधा होना अलग बात है। निश्चित रूप से सीधा साधा होना, ईमानदार बात है। हमारे आज ईमानदार छवि है यहाँ पे। हाँ ठीक है, नहीं हमारी ईमानदार यहाँ पर ईमानदार छवि है हमारी। अब मेरी ही बयान पर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, अपना कुछ कहेंगे सर? हम हमेशा लड़ते रहे हैं जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि आप बीजेपी को गाली नहीं देते रहे और बीजेपी के शासन पर सवाल उठाते रहे, इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या विपक्ष आपको झारखंड में इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी पूरी तरह से डिवाइडेड दिखा? आप लोग बिल्कुल डिवाइडेड और कंफ्यूज थे, साथ में जाना है कि नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, कब जाना है, ये आपकी पॉलिसी लास्ट टाइम तक बहुत क्लियर नहीं थी। शायद इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। देखिए नहीं, निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं आप कि बिखराव, वोटों का बिखराव हुआ है, उसका भी एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। जैसे यहाँ पे राज्य में सरकार चल रही थी हेमंत जी की, और कांग्रेस के समर्थन कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल समर्थन पे थी, जदयू समर्थन पे थी। जब चुनाव पे गए तो साहब अलग अलग हो गए। तो ये वोटों का बिखराव भी भारतीय जनता पार्टी को साफ फायदा पहुंचाया है। और मैंने पहले ही कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम राज्य की जनता के बीच में गए थे, शायद हम अपनी बातों को वहां तक उनके तह तक नहीं पहुंचा पाए, इसका भी हमें अफसोस है। इसलिए मैंने कहा कि अब विपक्ष को लगता है कि चुनाव हारे हैं लेकिन मैदान नहीं छोड़े हैं। बिल्कुल नहीं, मैदान छोड़ना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आप मैदान में डटे रहे। यही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका कैसे देख रहा है झारखंड की राजनीति में, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ रहा है, ऐसे में विपक्ष अपने आप को कैसे एकजुट करे, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि यहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। इसके बाद में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी। उस वक्त अर्जुन मुंडा जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। मुझे आप साफ साफ बताएं कि मीडिया में कितने बार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखे? नहीं, एक चीज मुझे अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर सदन में कोई दिखा तो झारखंड विकास मोर्चा दिखा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विधायक दल का नेता प्रदीप यादव दिखा, हमारे झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दिखे। हमेशा ये लोग पीछे दरवाजे पे खड़े रहते थे, आखिर क्यों? सर मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर याद है, मैंने प्रदीप यादव को बैलगाड़ी से भी सदन जाते हुए देखा है, सीन हिम। लेकिन सवाल ये है सर कि आप जीतेंगे तभी तो काम करेंगे, इसलिए तो प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आप कहिए कि हमने 365 दिन पढ़ाई की और परीक्षा में फेल हो गए। सर आप प्रदीप यादव को हमने बैलगाड़ी से सदन जाते हुए विरोध दर्ज कराते हुए देखा है, एक्टिव भी रहे हैं। मेरा कहना है कि 364 दिन आप पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ी रही होगी कि बोर्ड को ही सारा दोषी दे दिया जाए कि पैसों की वजह से मान रहा हूं। हाँ। नहीं, मैं तो इन चीजों को मान रहा हूं। जिस तरह से राज्य की जनता को दिवा स्वप्न दिखा आखिरी सवाल जी, ये अपनी ओर मोड़ लिए हैं। ठीक है, नहीं, ये मोड़ लिए, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए जी।
जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मोदी जी काला धन काला धन काला धन करके काफी ढिंडोरा पीटे, आज काला धन कहाँ है और वो कहाँ है खुद उनको पता नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है संतोष जी, एक आखिरी सवाल ये क्या कह रहे थे संतोष जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि क्योंकि विपक्ष की भूमिका और झारखंड के राजनीतिक भविष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, हेमंत सोरेन बहुत गर्मजोशी से मिले हैं, आगे चल के आपके लिए संकेत बहुत ही बुरे हैं ये सर, आप भी कुछ गले वाले मिलने का स्कीम लगाइए सर, कुछ प्लान व्लान कीजिए, आप लोग भी चाय वाय पीजिए उन लोगों के साथ, बीजेपी वालों के साथ, तो क्या करेंगे सर आगे आप? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो दो धुरी थी वो एक साथ आकर के सरकार बना लिए, सारी जनता ने देखी। ठीक है, उसके बाद में उनकी सरकार बन गई तो उनको लात मार के हटा दिए, धक्का दे के हटा दिए, फिर कांग्रेस के साथ में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो बात आप करें ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ी है और फिर लड़ेगी। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए संतोष कुमार, जेवीएम के नेता, अपनी तरफ से कहते हुए कि मैदान में हार जरूर हुई है लेकिन मैदान छोड़ने वाली नहीं है उनकी पार्टी, और निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक भविष्य से ज्यादा झारखंड की जनता ने जो उम्मीद सरकार से जताई है उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर हम और आप माथापच्ची करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी पुरवैया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतराकरण से निर्वहन करूंगा।